तेज बारिश में बादल कौवा अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। ये पक्षी भी बहुत चालाक हो गए हैं। क्या जाता है इनका, अगर एक दाना मुझे दे दिया करे। अब तो जंगल का कोई पक्षी भी मेरा विश्वास नहीं करता। क्या करूं मैं? आज तो भूख भी बहुत लगी है और ऐसी बारिश में अब मैं दाना कहाँ से ढूंढने जाऊंगा। तभी उसे दूर से बंटी कबूतर दाना लेकर आता हुआ दिखाई देता है। ये कबूतर तो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। ये तो कभी मेरी बातों में नहीं आएगा। तभी कौवे के दिमाग में एक नई शरारत आती है। जैसे ही कबूतर कौवे के पास पहुंचता है तो बादल कौवा नीचे लेट जाता है और अपनी आंखें बंद करके जोर जोर से हिलने लगता है। कौवे को ऐसा करता हुआ देखकर कबूतर जल्दी से वहां आता है। बादल कौवे, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन कौवा कोई जवाब नहीं देता और वैसे ही करने लगता है। बंटी कबूतर थोड़ा सा पानी कौवे के मुंह में डालता है, लेकिन कौवा फिर भी वैसा करना ही जारी रखता है। पता नहीं इसे क्या हो गया है। ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा दाना खिलाता हूँ, शायद ये ठीक हो जाए। कौवा जब ये सुनता है वो तो खुशी से भूल जाता है। फिर कबूतर दाना कौवे को खिला देता है। तभी कौवा भी उठ जाता है। बादल कौवे, मैं तो घबरा ही गया था। तुम्हें क्या हुआ था? तुम्हें क्या बताऊं कबूतर कि मुझे क्या मसला है। सभी पक्षी समझते हैं कि मैं बहुत काहिल और सुस्त हूँ, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि मुझे कितनी बीमारियाँ हैं। 3-4 रोज से तो मैं कुछ ज्यादा ही बीमार हूँ। बैठे बैठे ही चक्कर आने लगते हैं और मन घबराने लगता है। तुम ही बताओ कबूतर कि ऐसी हालत पे मैं कैसे काम करूं। मेरी जिंदगी का तो अब कोई भी भरोसा नहीं है। बादल, ऐसा तो ना कहो, हम सब है ना तुम्हारे साथ। हम सबको ये तो नहीं पता था कि तुम इतने बीमार हो। मैं सभी पक्षियों से कह दूंगा कि तुम्हारा ख्याल रखें। कौवे के दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। मैं भी कौवा हूँ, जितना ऊपर से काला हूँ उतना ही अंदर से काला हूँ। ये तो मेरी शान के खिलाफ है कि मैं कोई काम करूँ। अब तो सारी जिंदगी ऐसे ही एक्टिंग कर कर खाऊंगा। फिर कबूतर चिड़िया के घर जाता है। चीकू तोता भी वहीं बैठा हुआ था। चिड़िया बहन, तुम्हें तो पता है कि बादल कौवा कितना आलसी है, इसलिए मैं उसके सबसे ज्यादा खिलाफ हूँ। लेकिन असल बात का तो मुझे अब पता चला है। क्या हुआ बंटी भैया, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? चिड़िया बहन, वो कौवा तो बहुत बीमार है। उसको तो ऐसी बीमारी लगी हुई है कि वो बीमारी मेरी समझ में भी नहीं आई और ना ही उस बीमारी का कोई इलाज है। मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ कि इस मुश्किल समय में हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ कबूतर, तुम ठीक कह रहे हो। उसने आज तक हमारे जंगल में कुछ भी अच्छा नहीं किया, लेकिन जो भी हो वो है तो हमारे जंगल का पक्षी। हमारे जंगल की रौनक उसी की वजह से ही है। बताओ कबूतर, हमें क्या करना होगा? मैंने सोचा है कि हम सब मिलकर बारी बारी उसे दाना दे आया करेंगे। हाँ बंटी भैया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। अगली सुबह वो तीनों पक्षी बादल कौवे के पास जाते हैं। बादल भैया, मुझे आपसे बहुत शिकायत है। जैसा भी हो, मैंने हर मुश्किल समय में आपका साथ दिया है। आपको मुझे बताना चाहिए था अपनी बीमारी का। मानो बहन, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, बस मैं अकेला ही लड़ना चाहता था। ऐसा कहते हुए कौवा फिर से वही एक्टिंग करना शुरू कर देता है। ये देखकर चिड़िया डर जाती है और वो कबूतर के बताए हुए मुताबिक एक दाना कौवे के मुंह में डाल देती है। कुछ ही देर में कौवा उठकर बैठ जाता है। कौवे भैया, आपने घबराना नहीं है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मानो बहन, मुझे लगता है अब मैं जल्दी ही मर जाऊंगा। ये बीमारी मुझे मारकर ही मेरा पीछा छोड़ेगी। अभी तो आज मुझे अपने घोंसले की मुरम्मत का काम भी करना था। जैसे ही मेरी सेहत ठीक होती है, मैं ये काम करना शुरू कर दूंगा। कौवे भैया, मैं कर दूंगी आपके घोंसले का काम। इसी हालत में मैं आपको घर का काम नहीं करने दूंगी। ठीक है चिड़िया बहन, अगर तुम कह रही हो तो ठीक है, वरना मैं खुद ही कर लेता। बेचारी चिड़िया सारा दिन जंगल से सूखे तिनके लाकर कौवे की छत की मुरम्मत करती है। अगले दिन बादल कौवे का मामा साथ वाले जंगल से आता है। वो देखता है कि सभी पक्षी कौवे की बहुत सेवा कर रहे हैं।
पक्षियों के जाते ही उसका मामा बादल कफे के पास जाता है। भांजे, क्या तुम जंगल के राजा तो नहीं बन गए जो सभी पक्षी तुम्हारी इतनी सेवा कर रहे हैं? मामा जी, ऐसा ही समझ ले। अगर आप कहें तो आपको भी ये राज बता दूं। तभी कबूतर वहीं से गुजर रहा था। वो उन दोनों की बातें सुन लेता है। मामा जी, सभी पक्षी मुझे देखकर दूर भागते थे, कहीं मैं उनसे कुछ मांग ना लूं। लेकिन इस बार मैंने भी ऐसा खेल खेला है कि आपने अपनी आँखों से देख ही लिया है। फिर बादल का बस सारी बात अपने मामा जी को बता देता है। अरे वाह, सच में बादल, तुम्हारे जैसा दिमाग किसी का नहीं है। कबूतर जो सुबह सुबह फल लेकर कफे के पास आया था, वो ये सारी बातें सुन लेता है और उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है कि वो कैसे उल्लू बन गया। लेकिन काफे, अब तुम इस बात की चिंता ना करो, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। फिर वो सभी पक्षियों को बुलाता है और उन्हें सारी बात बताता है। लेकिन बंटी भैया, अब हम क्या करेंगे? चिड़िया बहन, हम भी उसके साथ वैसा ही करेंगे जो उसने हमारे साथ किया है। हम भी वैसी ही एक्टिंग करेंगे जैसी वो करता है। कबूतर, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि जब भी कौवा एक्टिंग करने लगे, जो पक्षी भी वहाँ हो वो भी वैसी एक्टिंग करने लग जाए। इससे क्या होगा? इससे वो खुद ही एक्टिंग करना छोड़ देगा। अब इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। उस दिन के बाद सभी पक्षी ऐसा ही करते हैं। दोपहर को मिठू तोता कौवे के घोंसले में जाता है। तोते को देखकर कौवा वैसे ही करने लगता है। तुरंत तोता भी लेटकर अपनी आंखें बंद कर कर जोर जोर से हिलने लगता है। ये देखकर बादल कौवा बहुत परेशान हो जाता है। शाम को जब रानू चिड़िया आती है तो कौवा उसे देखकर भी वैसी एक्टिंग शुरू कर देता है। तो मानो चिड़िया भी कौवे की एक्टिंग करना शुरू कर देती है। कौवा तो और भी परेशान हो जाता है। मैं तो ऐसे ही एक्टिंग कर रहा था, ये सभी पक्षियों को क्या हो गया है? अब मेरे दाने का क्या होगा? अगली सुबह कबूतर घबराया हुआ कौवे के पास जाता है। बादल यार, पूरे जंगल में तुम्हारी बीमारी फैल गई है। मैं अभी पास के जंगल में बुलबुल डॉक्टर से मिलकर आया हूँ। पता है उसने क्या कहा है? क्या कहा है उसने? उसने कहा है कि ये बीमारी जिसको सबसे पहले लगी है उसके दिल को निकालना होगा, फिर ही मैं उसके दिल की वजह से इस बीमारी को जान पाऊंगी। बादल यार, अब सभी पक्षियों की जिंदगी का सवाल है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने दोस्तों के लिए ये कुर्बानी जरूर दोगे। ये सुनकर बादल कौवे के तो रंग ही उड़ जाते हैं। लेकिन मुझे तो कोई ऐसी बीमारी है ही नहीं, तो क्यों मैं अपना दिल दूं? तभी बाकी सब पक्षी भी आ जाते हैं। मैं तो बस ड्रामा कर रहा था आप सबसे दाना लेने के लिए। कौवे, हम सब भी ड्रामा ही कर रहे थे तुमसे सच बुलवाने के लिए। क्या तुम खुद को ज्यादा होशियार समझ रहे थे? लेकिन तुमसे ज्यादा बुद्धू कोई भी नहीं है इस जंगल में। जंगल के एक पुराने बरगद के पेड़ पर बबली कबूतरी अपने बीमार पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर को एक ऐसी बीमारी लग गई थी जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पा रहा था। बबली कबूतरी सारा दिन दाना ढूंढती और रात भर अपने पति की सेवा करती थी। पति जी, आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए नदी के पास से ये सरसों के बीज लाई हूँ। बस आप थोड़ी हिम्मत करो, अगर तुम ऐसे ही पड़े रहे तो मैं जीकर क्या करूँगी। अब तो हमारा कोई सहारा भी नहीं है। बंटी कबूतर की हालत तो बहुत खराब थी। वो चुपचाप अपने घोंसले में ही लेटा रहता है। कबूतर के पड़ोस में कौवों का घर था। वो तो कबूतर की मदद करने की बजाय हर समय उनसे लड़ते रहते थे। ओए बादल, सुन रहे हो? इस कबूतरी का रोना पूरा दिन हो गया है। इसका रोना सुन सुनकर मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं तो कहती हूँ इस मुर्दा कबूतर पर क्यों आंसू जाया कर रही है। ये अब उड़ने के काबिल नहीं रहा। इसे धक्का देकर या नीचे गिराकर अपनी जान छुड़वा ले। हाँ बिजली, तुम ठीक कह रही हो। इस बीमारी की बू अब हमारे घर तक आ रही है। अगर ये कबूतर यहाँ रहा तो हमारी खूबसूरती भी खराब हो जाएगी। तभी पास से गुजरती हुई कोमल चिड़िया ये सारी बातें सुन लेती है। शर्म करो तुम दोनों, एक तो बबली बहन बहुत मुसीबत में है और ऊपर से तुम उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो।
क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? शही से लोहा बना लिया है। लो जी बादल, आ गई बड़ी हमदर्द। तुम अपनी चोंच बंद ही रखो तो अच्छा है। अगर तुम्हें इतना ही दुख है इस बीमार कबूतर का तो अपने सर पर बिठाकर पूरे जंगल में घूमो। बस कर जाओ बिजली, तुम्हें किसी का कोई एहसास नहीं। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया कबूतर के घर जाती है। बबली बहन, अब कैसी हालत है कबूतर भैया की? चिड़िया बहन, दिन रात मैं अपने पति की सेवा करती हूँ, लेकिन फिर भी इनकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा। बबली बहन, तुम चिंता नहीं करो। शेलो, मैं कुछ मीठे फल तुम्हारे लिए लाई थी। तुम भोजन की चिंता न करना, ये मेरा काम है। बस तुम कबूतर भैया का ध्यान रखो। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुश्किल समय में तुम हमारी मदद कर रही हो। एक हमारे पड़ोसी कौवे हैं जो हमेशा हमें गुस्से की नजर से देखते हैं। रात होते ही आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बादल, देखा तुमने उस छोटी चिड़िया को कैसे आंखों में आंखें डालकर हमें बातें सुना रही थी। अगर इसे ना रोका गया तो हम कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे और फिर कबूतर का घोंसला पाना हमारा ख्वाब ही रह जाएगा। बिजली, तुम चिंता नहीं करो, मेरे पास एक ऐसा प्लान है कि कोमल की हमदर्दी भी धरी की धरी रह जाएगी। हम सिर्फ इन कबूतरों को नहीं बल्कि कोमल को भी इस जंगल से जलील करके निकालेंगे। ऐसा कहते हुए बादल कौवा एक पोटली निकालता है। ये देखो बिजली, इस पोटली में एक काला फल है। इसे खाने वाला तो नहीं मरता, लेकिन इसके पर झड़ने लगते हैं और इसके शरीर पर ऐसी बू आती है कि कोई पास नहीं आता। मैं रात के अंधेरे में ये फल कबूतर के घोंसले में रख दूंगा। सुबह होते ही जब कबूतर पूरा बीमार हो जाएगा तो पूरे जंगल को बता दूंगा कि बंटी कबूतर को कोई काली वबा लग गई है जो पक्षियों की नस्लें खत्म कर देती है। अरे वाह पति जी, तुम तो बहुत बड़े खिलाड़ी निकले। जब सबको पता चलेगा कि वहाँ बीमारी है तो कोई भी कोमल चिड़िया की बात नहीं सुनेगा। सभी पक्षी अपनी जान बचाने के लिए इनको पत्थर मारेंगे और यहाँ से भगा देंगे। कितना मजा आएगा जब वो बबली अपने बीमार पति को घसीटती हुई यहाँ से लेकर जाएगी। ऐसा कहते हुए बादल कौवा वो पोटली उठाता है और कबूतर के घर चुपके से जाता है। वो फल निकालकर कबूतर के घोंसले में डाल देता है। सो जाओ कबूतर, अब तुम्हारी सुबह इस जंगल में नहीं बल्कि मौत की वादी में होगी। ऐसा कहते हुए बादल कौवा चुपके से वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह का सूरज निकला ही था कि बादल कौवा ऊंची टहनी पर बैठकर जोर जोर से चीखना शुरू कर देता है। पक्षियों भागो, अपने बच्चों को बचाओ। कबूतर के घर में काली मौत आ गई है। मैंने खुद देखा है, कबूतर के सारे पंख झड़ रहे हैं। अगर ये पति पत्नी यहाँ रहे तो सूरज ढलने तक हम सब की लाशें गिर रही होंगी। बादल कौवे की बात सुनकर पूरे जंगल में खलबली मच जाती है। जंगल के सभी पक्षी वहाँ पर आ जाते हैं। हाँ पक्षियों, मैंने भी देखा है, वो कोमल चिड़िया भी इसके साथ मिली हुई है। ये कबूतर और वो चिड़िया सब मिलकर हमको मारना चाहती हैं ताकि ये पूरा जंगल इनका हो जाए। अगर इस जंगल में रहना है और अपनी जान बचानी है तो निकालो इन मनहूसों को यहाँ से। जंगल के सभी मासूम पक्षी बहुत डर जाते हैं। वो सब कबूतर के घर की तरफ बढ़ते हैं। कोमल चिड़िया कबूतरी के पास ही बैठी हुई थी। वो सब बातें सुन लेती हैं और बाहर आती हैं। ऊपर वाले के लिए पक्षियों, मेरी बात सुनो। मेरे पति को कोई भी वबा नहीं है, वो तो सिर्फ कमजोर है। हमें मत निकालो, जंगल में काली घटाएं आ रही हैं। मेरा पति इस हाल में एक पल भी नहीं बच पाएगा। चुप कर मक्कार कबूतरी, तेरे पति की वजह से हमारे बच्चे खतरे में हैं। निकल जा यहाँ से, वरना हम सब मिलकर तेरे घर को आग लगा देंगे। पक्षियों, मैं तो कहती हूँ आग जलाओ और लगा दो इसके घर को। रुक जाओ पक्षियों, बिजली, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर कोई पक्षी भी आगे बढ़ा तो उससे मुझसे पहले लड़ना होगा। तुम सबको शर्म आनी चाहिए। जब ये कबूतर ठीक था तो सब इसके साथ खेलते थे। अगर आज वो बीमार है तो क्या वो आपका दुश्मन हो गया है? कोमल, तू पागल हो गई है। इस घर में मौत का डेरा है। अगर तुझे इतनी ही हमदर्दी है तो जाकर तू भी इस कबूतर के साथ मर।
ठीक है बादल, अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ मौत है तो सुनो, मैं अपना घर, अपना घोंसला कबूतरी बहन और कबूतर भैया को देती हूँ। चलो कबूतरी बहन, कबूतर भैया को उठाओ और मेरे साथ मेरे घर में चलो, वहाँ कोई वबा नहीं है। कोमल, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है और तुम कहाँ रहोगी? जंगल में तो तूफान शुरू होने वाला है। कबूतरी बहन, तुम चिंता नहीं करो, अगर इस वबा ने किसी को मारना है तो पहले मुझे मारे। मैं तुम्हारे घर में रहूंगी और तुम दोनों मेरे घर में। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया और कबूतरी कबूतर को लेकर चिड़िया के घर में चले जाते हैं। कोमल चिड़िया वापस कबूतर के घर में आकर बैठ जाती है। तभी तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। बादल जी, अब वो चिड़िया मरेगी, आई बड़ी कुर्बानी देने वाली। हाँ बिजली, ये जंगल ताकतवर पक्षियों के लिए है, ना कि उस बेवकूफ चिड़िया के लिए। देखना, अब उस फल की जहरीली बू से धीरे धीरे चिड़िया भी कमजोर हो जाएगी। तभी तोता वहीं से गुजर रहा था। वो खिड़की से उन दोनों की बातें सुन लेता है। बिजली, अब किसी को पता नहीं चलेगा कि कबूतर को कोई बीमारी नहीं थी, वो तो बस कमजोर है। लेकिन मेरा फैलाया हुआ काली वबा का झूठ इतना पक्का है कि सबने यकीन कर लिया। देखना, कल सुबह जब कोमल की लाश मिलेगी तो हम कहेंगे, देखा, वबा ने इसे खत्म कर दिया। तोता सारी बात सुनकर समझ जाता है कि ये कफों की साजिश है। ए ऊपर वाले, मुझे हिम्मत दे, कोमल की जिंदगी खतरे में है और इन मासूम कबूतरों पर लगातार धोना अब मेरा फर्ज है। ऐसा कहते हुए तोता बुलबुल के पास जंगल में सर्दी पड़ रही थी। हर तरफ बर्फीली हवाएं चल रही थीं। कोमल चिड़िया अपनी बेटी मीना के साथ मेहनत करके अपने घोंसले को गर्म रखने के लिए दूर दूर से नरम घास और रुई चुनकर ला रही थी। जंगल के बाकी पक्षी भी सर्दी से बचने के लिए जंगल से सूखी लकड़ियां जमा कर रहे थे। वहीं बादल कप्पा और बिजली का भी अपने टूटे हुए घोंसले में बैठे लड़ रहे थे। बादल, तुम कितने सुस्त हो, देखो सब पक्षी अपने घर ठीक कर रहे हैं और हम यहाँ ठंड में मर रहे हैं। बिजली, सुकून से बैठो, अभी बहुत समय है, वैसे भी मेहनत करना मेरा काम नहीं है। तभी वहाँ से कबूतर गुजरता है जिसके पास लकड़ियों का ढेर था। बादल, अभी भी समय है, जाकर तुम भी अपने घर के लिए सूखी लकड़ियाँ और नरम नरम घास इकट्ठी कर लो और अपने टूटे हुए घर की मुरम्मत कर लो। सुना है कल से जंगल में बर्फबारी शुरू होने वाली है। अच्छा, गंदी आंखों वाले, तुझे बड़ी फिक्र है हमारी, तो जा यहाँ से, मुझे सब पता है क्या करना है और क्या नहीं। कबूतर अपनी लकड़ियाँ उठाता है और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही रात हो जाती है। रात होते ही जंगल में बर्फबारी शुरू हो जाती है। कप्पों का घर तो जगह जगह से टूटा हुआ था। ठंडी हवाएं घर के अंदर आ रही थीं। बिजली कभी तो ठंड से कांप रही थी। बादल, ऐसे ठंड में तुम ही मरो, मैं जा रही हूँ चिड़िया के पास, सुना है उसके घोंसले बहुत गर्म है। जाओ जाओ, चिड़िया तुम्हें अपने घर में रखेगी तो फिर ही ना। ऐसा कहते हुए बिजली कभी ठंडी रात में अपने घर से निकलती है। वो चिड़िया के घर पर दस्तक देती है। बिजली, तुम इस समय? चिड़िया बहन, मुझे आज की रात अपने घर में सो लेने दो, मेरी बादल से लड़ाई हो गई है। लेकिन बिजली, मेरे पास तो 2 ही घोंसले हैं। एक में मेरी बेटी सो रही है और एक में मैं। चिड़िया बहन, अगर मैं अब वापस गई तो बादल मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा। आज की रात रहने दो प्लीज कोमल बहन। फिर कोमल चिड़िया अपनी बेटी मीना को अपने साथ सुला लेती है और बिजली कभी को दूसरा घोंसला दे देती है। कोमल बहन, तुम्हारा घोंसला तो बहुत गर्म है। हाँ बिजली, गरम तो होगा। मैंने और मीना ने मेहनत करके इन घोंसलों को गरम बनाया है। फिर बिजली कभी घोंसले में सो जाती है। वो रात वो बहुत सुकून से गुजारती है। वो दोनों पति पत्नी दिन आवारा घूमने में गुजार देते हैं और जब रात होती है तो बिजली कभी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो, आज फिर से मेरी बादल से लड़ाई हो गई है। कोमल चिड़िया अपने घोंसले में लेटी हुई आवाज देती है। नहीं बिजली, आज मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी। मेरी मीना अब बड़ी हो गई है। मुझे अपनी मीना के साथ नींद नहीं आती। तुम चली जाओ यहाँ से।
छोटी चिड़िया बड़ी चूं चूं करने लगी है तू, मुझे भी बिजली कहते हैं बिजली। ऐसा कहते हुए गुस्से में बिजली का भी घर चली जाती है। हो, बिजली, मैं ना कहता था कि आज चिड़िया तुम्हें अपने घर में नहीं रखेगी। अच्छा, बड़ा आया तू, चुप करके सो जा। अगली सुबह जब कोमल चिड़िया अपनी बेटी के साथ घर से बाहर जाती है तो बिजली कभी चिड़िया के घर में घुस जाती है। वो चिड़िया के घोंसले में ठंडा पानी डाल देती है और सूखी लकड़ियों पर भी पानी डाल देती है। कोमल चिड़िया नदी पर बैठी हुई थी कि तभी तोता वहां आता है। चिड़िया बहन, सुना है तुमने रात बिजली को घर में जगा दी। ये खतरनाक हो सकता है, वो बहुत बुरी है। तोते भैया, वो मुश्किल में थी इसलिए मदद करना मेरा फर्ज था। शाम को जब कोमल चिड़िया अपनी बेटी के साथ घर वापस आती है तो अपने घर की हालत देखकर रोने लगती है। चिड़िया की आवाज सुनकर तोता और कबूतर भी आ जाते हैं। चिड़िया बहन, ये तुम्हारे घर की हालत किस जालिम ने की है? ऐसी सर्दी में तुम इन घोंसलों में नहीं रह सकती। हो ना हो चिड़िया बहन, ये जरूर उस बिजली का काम है। तुम रो मत, हम इसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। ऐसा कहते हुए तोता एक प्लान बनाता है। ऐसा कहते हुए वो सभी पक्षी पहाड़ों पर जाते हैं। वो वहाँ से ऐसी झाड़ी के पत्ते तोड़ते हैं जिनसे शरीर पर खारिश हो जाती है। फिर तोता और कबूतर चिड़िया मिलकर एक घोंसला बनाते हैं जिसमें वो खारिश के पत्ते और कांटे छुपाकर रख देते हैं। चिड़िया बहन, अब देखना बिजली ठंड की रात में भागती फिरेगी। तोते भैया, अब जाइए और बिजली को बता दीजिए कि आज रात वो मेरे घर में सो सकती है। हाँ चिड़िया बहन, आज उसे मजा आ जाएगा। फिर चीकू तोता जल्दी से बिजली कपी के पास जाता है। बिजली, मैं घर जा रहा था। रास्ते में चिड़िया ने मुझे कहा है कि तुम्हें बता दूं। उसके घोंसले तो किसी ने खराब कर दिए थे, लेकिन उसकी माँ ने 3 नरम नरम घोंसले दिए हैं। बहुत गर्म है, इसलिए चिड़िया ने कहा है तुम आज की रात वहाँ आकर सो सकती हो। अच्छा, तो वो छोटी चिड़िया मान ही गई। मुझे भी बिजली कहते हैं बिजली। रात होते ही बिजली कभी चिड़िया के घर पहुंच जाती है। बिजली, मेरे घोंसले खराब करने की क्या जरूरत थी? ये तो तुम्हारा अपना ही घर है। जब जी चाहे आ जाया करो और इस घोंसले में सो जाया करो। चिड़िया, तुमने कल मेरी इंसल्ट की, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। फिर बिजली कभी उस घोंसले में सो जाती है। तोता और कबूतर भी वहीं छुपे देख रहे थे। चिड़िया, न जाने क्यों मेरे शरीर पर खारिश शुरू हो गई है और ये कांटे कहाँ से चुभ रहे हैं। ये सुनकर तोता और कबूतर बाहर आते हैं और वो हंसने लगते हैं। बिजली, अब झाड़ी के पत्तों का काम हुआ शुरू। बचाओ चिड़िया, मुझे बचाओ। मेरे शरीर पर बहुत खारिश हो रही है और मेरे पंखों में कांटे चुभ रहे हैं। ऐसा कहते हुए बिजली कभी घर से उड़ जाती है। वो कभी इस पेड़ से टकराती है तो कभी उस पेड़ से। मर गई, हाय मैं मर गई। चिड़िया ने न जाने उस घोंसले में क्या रखा हुआ था। बिजली, ठंडे पानी से नहाओ, फिर ही ठीक होगी। फिर बिजली कभी ठंडी रात में नदी के ठंडे ठंडे पानी में कूद जाती है। तब जाकर उसे कुछ सुकून मिलता है, लेकिन बाकी की रात वो अपने घर में ठठर कर गुजारती है। ऐसे बिजली कभी को उसके किए की सजा मिल जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल के एक कोने में कोमल चिड़िया का एक हरा भरा खेत था जिसमें इसने मेहनत से मकई की फसल उगाई थी। कोमल चिड़िया का पति परदेश के जंगल में गया हुआ था और पीछे से इसकी सास चिड़िया पर बहुत जुल्म करती थी। अरे ओ कामचोर, यहाँ पेड़ के नीचे बैठी क्या कर रही है? जल्दी जाकर सारे खेत के काम कर। जी माँ जी, मैं तो बस सांस लेने के लिए रुकी थी। सुबह से एक दाना भी नहीं खाया। थोड़ी हिम्मत जवाब दे रही है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं नदी से 2 घूंट पानी पी आऊं। पानी? वाह जी वाह, अभी काम आधा भी नहीं हुआ और इसे पानी की पड़ गई। देख रानो, अगर समय पर फसल तैयार ना हुई तो हम सर्दियों में क्या खाएंगे? तेरा पति तो
परदेस में बैठा मेहनत कर रहा है और तू यहाँ नखरे दिखा रही है। जब तक तू पूरे खेत में पानी नहीं दे देती तुझे पानी पीने की इजाजत नहीं है। कोमल चिड़िया रोती हुई फिर से खेतों में काम करने लग जाती है और उसकी सास बैठी चिड़िया पर नजर रखती है। चिड़िया के मकई के खेत के पास एक पेड़ पर बिजली कव्वी और बादल कव्वे का घर था। देखो बादल, इस बेचारी चिड़िया का हाल देखो। इसकी सास ने इसे नौकर बनाकर रखा हुआ है। तपती धूप में इसका रंग भी काला पड़ गया है और हिम्मत भी जवाब दे रही है। हाँ बिजली, मैं भी यही देख रहा हूँ। ये खेत बहुत हरा भरा है। अगर ये खेत हमारा हो जाए तो हमें सारा साल दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। बस हमें इस कोमल को यहाँ से भगाना है। लेकिन बादल जी, ये खेत तो चिड़िया की सास का है। वो बहुत सख्त है, वो हमें ये खेत नहीं देगी। अरे बिजली, हम सास से नहीं बल्कि चिड़िया से खेलेंगे। हम इस चिड़िया को इतना डराएंगे कि ये खेत छोड़कर जंगल से भाग जाएगी। जब चिड़िया चली जाएगी तो इसकी सास को रास्ते से हटाना मुश्किल नहीं होगा। रात होते ही चिड़िया की सास अपने घोंसले में चली जाती है, लेकिन कोमल चिड़िया अभी तक खेतों में बैठी काम कर रही थी। बादल और बिजली चिड़िया के पास आते हैं। चिड़िया बहन, अभी तक तुम यही हो? सुना है इस खेत में रात को साया आता है। तुम्हारी सास तो तुम्हें मार ही डालेगी। इससे पहले कि तुम यहाँ किसी बला का शिकार हो जाओ, तुम ये खेत हमें दे दो और अपनी जान बचाकर यहाँ से दूर चली जाओ। बादल भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पति की मेहनत की निशानी है, मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ? पति? अरे वो तो तुम्हें भूल गया होगा। देख लेना कोमल, अगर तुम यहाँ रही तो तुम्हारी सास तुम्हें मार डालेगी या फिर इस खेतों में जो जिन है वो तुम्हें खा जाएगा। ऐसा कहते हुए बिजली और बादल चिड़िया को डराकर वहाँ से चले जाते हैं। कोमल चिड़िया भी डरी सहमी वापस अपने घर चली जाती है। अगली सुबह जब कोमल चिड़िया नदी से पानी भरने जाती है तो वहाँ उसे कबूतर, तोता और बुलबुल मिलते हैं। कोमल बहन, तुमने ये क्या हाल बना रखा है? तुम्हारी आंखें सूज गई हैं और तुम इतनी डरी और सहमी हुई क्यों हो? क्या तुम्हारी जालिम सास ने फिर कुछ कहा है तुम्हें? कोमल चिड़िया रोती हुई अपनी सहेली बुलबुल के गले लग जाती है। तभी कबूतर चिड़िया के सामने एक मीठा फल रखता है। चिड़िया बहन, तुम ये मीठा फल खा लो, तुम्हारे शरीर में जान आ जाएगी। तभी तो तुम हालात का मुकाबला कर सकोगी। हमें सब पता है वो कव्वे बहुत बुरे हैं और तुम्हें डरा रहे हैं। वो तुम्हारे खेत पर कब्जा करना चाहते हैं। कबूतर भैया, मैं करूं भी तो क्या करूं? एक तरफ माझी का जुल्म है जो मुझे पक्षी नहीं समझती और दूसरी तरफ ये पड़ोसी कव्वे हैं जो मुझे इस खेत से निकालना चाहते हैं। मेरा तो कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरा जी चाहता है कि मैं कहीं दूर उड़ जाऊं जहां मुझे कोई भी पहचानता ना हो। नहीं कोमल बहन, तुम कहीं नहीं जा सकती। ये खेत तुम्हारे पति का है। तुम्हारी मेहनत का पसीना इस मिट्टी में शामिल है। अगर तुम चली गई तो इन बुरे कव्वों की जीत हो जाएगी और तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कोमल चिड़िया को अपने दोस्तों की बातों से एक नई जिंदगी मिलती है। चलो बिजली, समय आ गया है। चलकर चिड़िया को डराते हैं और खेत पर कब्जा करते हैं। हाँ बादल जी, मैं तैयार हूँ। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी एक पुरानी सफेद चादर ओढ़े चिड़िया के खेत में आते हैं। हो, मैं इस खेत का कदीम भूत हूँ। जो यहाँ रुकेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। कोमल, कहाँ है तू? अपनी जान बचा और भाग जा, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। हा। छोड़ दो ये खेत अब हमारा है। मेरा मतलब भूतों का है। चलो दोस्तों, समय आ गया है। पकड़ते हैं इन चोरों को और बताते हैं कि असली भूत कौन होता है। ऐसा कहते हुए बुलबुल, कबूतर और तोता तीनों मिलकर उन कव्वों पर हमला कर देते हैं और उन्हें खूब मारते हैं। क्यों बादल और बिजली, बहुत शौक था ना दूसरों को डराने का? अब जरा हमारी मार का जायका भी चख लो।
बिजली और बादल की खूब धुलाई होती है। वो दोनों पति पत्नी काई काई करते हुए खेत से भाग जाते हैं। तभी चिड़िया की सास वहाँ आ जाती है। देखिए माँ जी, आप अपनी बहू पर कितना जुल्म कर रही थी, इसलिए तो वो कौवे इस बात का फायदा उठाकर आपके खेत पर कब्जा कर रहे थे। क्या बादल, वो कौवे मेरे सामने चिड़िया की बहुत बुराइयां करते थे। माँ जी, वो सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहे थे ताकि आप कोमल पर और जुल्म करें और वो टूटकर ये जंगल छोड़कर चली जाए, और फिर आपको रास्ते से हटाकर वो इस खेत पर कब्जा करने वाले थे। कोमल बेटी, क्या मैं वाकई ही इतनी अंधी हो गई थी? मैंने इस जंगल के झूठे पक्षियों पर यकीन कर लिया और अपनी बेटी जैसी बहू को बोझ समझा। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किया। माँ जी, ऐसा मत कहिए। मुझे पता है आप उन कौवों के बहकावे में आ गई थी। आप मेरी माँ हैं और मैं आपकी बेटी। उस दिन के बाद से कोमल चिड़िया और उसकी सास मिलकर खेतों में काम करती हैं। मिलकर काम करने से उनकी फसल बहुत अच्छी होती है। वो ढेर सारी बोरियां मकई की भरती हैं और उन्हें जंगल में बेच आती हैं। तभी बंटी चिड़ा भी परदेस के जंगल से आ जाता है और वो परिवार